ये जो शुरुआत से ही बेमेल गठबंधन था, अब अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से समझ गए कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया इंडिया अलायंस के तले, उससे अरविंद केजरीवाल को फायदा नहीं हुआ बल्कि अरविंद केजरीवाल से जब वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि आपकी जो लोकल लीडरशिप है वो तो चाह रही है कि गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, क्योंकि गोवा में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व वो काफी ज्यादा पुराना है और आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है, बस 2 उसके विधायक है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन देखिएगा कि वो भड़कते हुए नजर आए अपनी लोकल लीडरशिप से ही वो बोलते हुए, आप इनसे पूछ लीजिए। उनके गले में खांडी जो है लटकाने वाली एक मॉक वीडियो बनाकर वायरल कराने लगे और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि भाई दलित जो है उनका काम यही है। जैसे पहले होता था कि दलितों के गले में खांडी लटका दी जाती थी ताकि वो थूके भी तो ज़मीन पे ना थूके, उस खांडी में थूके। तो अरविंद केजरीवाल को भी ये समझ में आ गया है कि दलित पॉलिटिक्स इस देश में कितना ज़रूरी है, दलित को साथ लेकर चलना, अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा और आगे बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है, वो अरविंद केजरीवाल ने शायद राहुल गांधी या कांग्रेस से सीखा है। दलित वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता रहता है। अब अरविंद केजरीवाल की नज़र है कि इस दलित वोट को एकमुश्त अपनी साइड कर लिया जाए। आम आदमी पार्टी ने जिस पर भरोसा जताया, अब वहां से उन्हें वो भरोसा वापस नहीं मिला, जिसकी वजह से भी अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा डरे हुए हैं फिलहाल तो दलित वोट बैंक को लेते हुए। नमस्कार, सियासी संवाद के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज सियासी संवाद में हम एक नहीं बल्कि 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो पूरे हफ्ते खूब सुर्खियों में रही। हमारा सबसे पहले मुद्दा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान के बाद जो कंट्रोवर्सी छिड़ी, उस पर सोशल मीडिया पर किस तरह की प्रतिक्रिया है, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक उस बयान को किस तरह से देखते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा मुद्दा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब दलित वोट बैंक को साधने के लिए दलित नाम का उपयोग कर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के गोवा में दिए गए उस बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने एक बार फिर खुले तौर पर ये क्लियर कर दिया कि कांग्रेस के साथ वो कभी जीवन में गठबंधन नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको वो अरविंद केजरीवाल का बयान सुनवाते हैं। आज मयम में आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुला है इस असेंबली के लिए, और इस ऑफिस में लोगों की सर्विसेज, तरह तरह की सर्विसेज दी जाएंगी। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितने गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ फॉर्म भरे, कैसे फॉर्म भरे, कौन सा फॉर्म भरे, उनको उसकी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसके बाद जो लोकल एरिया में जो समस्याएं होंगी, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स भी लोग यहाँ लेके आएंगे। जनता के साथ मिलके उन प्रॉब्लम्स को उठाया जाएगा। तो एक तरह से ये जनता के लिए हर किस्म का एक सेंटर होगा जहाँ पे जनता को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। और अभी 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे एक हमारे वॉलंटियर्स क्लिनिक भी खोलेंगे, जहाँ पे लोगों को फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, इसकी सुविधा दी जाएगी। तो मैं और इस तरह के अब कई ऑफिसेज जगह जगह पूरे गोवा के अंदर खोले जाएंगे ताकि जनता को सुविधा दी जा सके। सर, आपने फैमिली राज के ऊपर टीका की है, डॉक्टर प्रमोद सावंत की वाइफ के ऊपर भी बोला है कि आने वाले समय में वो इलेक्शन में उतारेंगे। ऐसा मैंने सुना है कि मयम से वो टिकट चाह रहे हैं, तो तब मैंने बोला। सर, दूसरी बात, आप अलायंस के बारे में बात करें, कांग्रेस के ऊपर भी आपके टिका के, बट आपकी लोकल लीडरशिप चाहते हैं कि वो आने वाले में विधानसभा में अलायंस होके आम आदमी पार्टी या इतनी गोवा की लोकल पार्टी है और कांग्रेस साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। कोई नहीं चाहता। आपकी लोकल लीडरशिप चाहती है? नहीं चाहती। कौन चाहता है? आपकी लोकल लीडरशिप ने वेंजी ने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्लियर कट स्टेटमेंट दिया हुआ है। देयर विल बी नो अलायंस विद कांग्रेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आम आदमी पार्टी, एक चीज़ बताइए, कौन ये हमें एश्योरेंस, गोवा के लोगों को सबसे ज़्यादा धोखा अगर दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। क्या कोई एश्योरेंस दे सकता है कि अब 2017 से 2019 के बीच में 13 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए, 2022 में 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए। क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि कांग्रेस जो है जीतने के बाद उनका एमएलए बीजेपी में नहीं जाएगा? तो बेसिकली तो कांग्रेस जो है वो
होलसेल सप्लाई करती है एमएलएज का बीजेपी को। हम बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करने का हिस्सा नहीं बन सकते। तो कांग्रेस के साथ किसी किस्म का कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये कांग्रेस बीजेपी जो आज मैंने बताया, ये सारा एक सिस्टम है, एक सड़ा गला पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको उखाड़ के फेंकना है। एक नया सिस्टम लेके आना है जिसमें गोवा के लोग राज करेंगे, गोवा के लोग डिसाइड करेंगे गोवा में कौन सा प्रोजेक्ट होगा, गोवा में कौन सा, वो गोवा के लोग डिसाइड करेंगे। गोवा के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर गोवा के लोगों का अधिकार होना चाहिए, ना कि 13-14 फैमिलीज़ का। आज गोवा के ऊपर 13 या 14 फैमिलीज़ का पूरा कब्जा हुआ पड़ा है। गोवा के सारे रिसोर्सेज के ऊपर उनका कब्जा है, सारी लैंड के ऊपर उनका कब्जा है, जितने सरकारी ठेके होते हैं उनके ऊपर उनका कब्जा है। इसको बंद करना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बताएंगे दिनेश यादव। तो देखिए वैशाली, जो आपने बताया कि हमारा जो पहला टॉपिक है आज के इस एपिसोड का, कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अब कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासत की शुरुआत ही क्योंकि कांग्रेस के विरोध को लेकर हुई थी, विरोध से ही शुरू हुई थी। और तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था, बच्चों की कसम तक खाई थी कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब गठबंधन कभी भी किसी भी पार्टी का होता है तो वो सिचुएशन जो उस समय जो सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन, तो तब होता है। अब जब इस बार इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल को लिया गया, क्योंकि कांग्रेस के साथ सीधा गठबंधन अरविंद केजरीवाल का नहीं था। इंडिया अलायंस जो बना था जिसमें तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी उसका हिस्सा हुए। अब उस समय जो सिचुएशन थी, क्योंकि दिल्ली में एक नया अध्यादेश आया था, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट चाहिए था कांग्रेस का, तब वहाँ पर मुलाकात हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से पहली बार अरविंद केजरीवाल के जीवन में। तो वहीं से वो सपोर्ट जो है दिया गया। उस बीच आपको याद होगा कि पटना में इंडिया अलायंस की पहली बैठक हो रही थी और तभी एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अगर कांग्रेस ने हमें सपोर्ट नहीं किया अध्यादेश पर तो वो सोचेंगे इंडिया अलायंस में शामिल होने के बारे में। तो ये जो शुरुआत से ही बेमेल गठबंधन था, अब अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से समझ गए कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया इंडिया अलायंस के तले, उससे अरविंद केजरीवाल को फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। क्योंकि एक प्रयोग के तौर पर यह गठबंधन किया गया था। 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे तब भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन तब ये जानकार बताते हैं कि अजय माकन राजी नहीं हुए थे। तब भी अरविंद केजरीवाल की 0 सीट आई थी लोकसभा में। तो अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कि एक बार गठबंधन करके कांग्रेस से देख लिया जाए कि क्या पता नतीजे कुछ अच्छे आ जाएं, खास तौर पर उस दिल्ली में जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक छत्र पिछले 10 साल से राज चला आ रहा था। लेकिन जब कांग्रेस से भी गठबंधन किया अरविंद केजरीवाल ने, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस गठबंधन का फायदा कांग्रेस को हो गया, क्योंकि उसके वोट शेयर में इजाफा हो गया। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2019 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी दिल्ली में लोकसभा का अकेले, तो जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी का था उससे भी घटकर 2024 में नीचे आ गई आम आदमी पार्टी। अब एक राज्य में गठबंधन हुआ जबकि दूसरे राज्य में पंजाब में गठबंधन हुआ नहीं, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए सिर्फ 3 लोकसभा सांसद अपने जिता पाई। जबकि 2014 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, तो पंजाब में 4 लोकसभा के सांसद चुने गए थे। तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ एक तरीके से जो है अलायंस का। जो दिल्ली में अलायंस किया उससे पंजाब में भी नुकसान हुआ और दिल्ली में कोई फायदा हुआ नहीं। और एक तरीके से उनकी जो छवि है उसको भी कहीं ना कहीं डेंट हुआ, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल जिनकी सियासत कांग्रेस के विरोध से ही शुरू हुई थी, अब उसी कांग्रेस से इन्होंने हाथ मिला लिया। तो अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिनेश ये भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कई बार जमीन आसमान का अंतर होता है। और कथनी और करनी में अरविंद केजरीवाल के फर्क हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने कई वादे किए थे कि ना हम लाल बत्ती की गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, ना हम किसी भी तरह की जो सुख सुविधाएं किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर को दी जाती है, हम किसी भी तरह की सुख सुविधाएं नहीं लेंगे। लेकिन अंत में जाके उन्हीं सुख सुविधाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल
कानूनी कटघरे में भी खड़े हुए, जांच भी हो रही है उन्हीं सुख सुविधाओं को लेकर ही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे किसी लीडर पे अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है तो हम उसे तुरंत पार्टी से सस्पेंड कर देंगे। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप जेल तक में हो आई भ्रष्टाचार के आरोप में ही, लेकिन पार्टी की तरफ से सस्पेंड करना तो दूर की बात, लेकिन उन्हें पद से भी नहीं हटाया गया। देखिए वैशाली, जब कोई भी पार्टी जब जीतती रहती है चुनाव तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन दिल्ली की एक हार ने बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल के लिए बदल दिया है। दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी जो है मंथन किया, कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स से वो इनएक्टिव भी हो गए और प्लानिंग करते रहे पर्दे के पीछे, और तब उन्होंने जो सियासी गुनागणित किया उसके बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और जब ये ऐलान किया तभी से अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो क्लियर दिखने लगी कि अब अरविंद केजरीवाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल होकर उन्होंने गठबंधन का स्वाद चख लिया, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और उनको नुकसान हुआ है। एनडीए के साथ वो कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा वो कहते रहते हैं, दावा उन्होंने किया है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी बनी तब उन्होंने पहले तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई, अपनी पार्टी बनाई, सत्ता में आए। बीजेपी जब 2014 के बाद सत्ता में आई तो फिर दिल्ली में लगातार उन्होंने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तानाशाही है, तो वहाँ से भी उनके जो है तेवर बीजेपी के लिए भी तल्ख हो गए। और आपको याद होगा कि जींद में जब जो है मेक इंडिया नंबर 1 ग्रेट का इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया था, तब इन्होंने कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे और एक वैकल्पिक राजनीति देश को देंगे। तो इंडिया गठबंधन से जब बाहर निकलने का अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया तभी ये समझ में आ गया था कि अब अरविंद केजरीवाल एकला चलो की पॉलिटिक्स करने वाले हैं। और उसके बाद देखिए आप कई राज्यों की यूनिट भी है, उन्होंने नए सिरे से टीम बनानी भी शुरू कर दी है, अपने कई नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी है। तो अभी अरविंद केजरीवाल का फोकस जो है वो सीधे तौर पर है कि संगठन का विस्तार किया जाए हर एक राज्य में, और जो सरकार बनाने की जो कवायद है और मेहनत जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो पंजाब तो उनकी टॉप प्रायोरिटी पर है ही, उसके साथ ही गोवा और गुजरात है। तो गोवा में ये भाषण दिया क्योंकि गोवा में आम आदमी पार्टी अपनी संभावनाएं देख रही है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि गोवा छोटा राज्य है, 40 विधानसभा सीट वहां पर आती वहां पर हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जब वहां पर 2022 में चुनाव लड़ा तो पहली ही बार चुनाव लड़के उन्होंने 2 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस के वहां पर इस समय सिर्फ 3 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है। तो ये एक मैसेजिंग भी सीधे तौर पर गोवा की जनता के लिए मैसेज। दिनेश, अब जो बयान भी सामने आया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से, जब वहां के लोकल जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि आपकी जो लोकल लीडरशिप है वो तो चाह रही है कि गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, क्योंकि गोवा में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व वो काफी ज्यादा पुराना है और आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है, बस 2 उसके विधायक है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन देखिएगा कि वो भड़कते हुए नजर आया अपनी लोकल लीडरशिप से ही वो बोलते हुए, आप इनसे पूछ लीजिए, ये अभी इन्होंने क्लियर किया है। और अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ये डायरेक्ट किया तो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, अमित पाटकर जो है आम आदमी पार्टी के गोवा के अध्यक्ष जो हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि हमारी तरफ से क्लियर है कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं कर रहे हैं। देखिए जब दिल्ली में भी लोकसभा में दोनों का गठबंधन हुआ था तब बड़े नेताओं ने तो हाथ मिला लिए थे, लेकिन जो लोकल लीडरशिप है उनके दिल नहीं मिले थे, खास तौर पर बयानबाजी जो और है वो कैंपेनिंग में भी देखा गया था। राहुल गांधी ने तो कैंपेन नहीं किया किसी भी कैंडिडेट के लिए आम आदमी और पार्टी, अरविंद केजरीवाल हर कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हुए नजर आए थे, रोड शो किया था उन्होंने। मैंने बताया ना आपको कि सिचुएशन देख के जो है वो अलायंस होता है, उस समय की वर्तमान पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है जी। दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोकसभा में खाता खोलना इसलिए था क्योंकि 10 साल से जो है एक तरफा जीत रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसी दिल्ली में उसी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिलती थी। तो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से खाता खोलना चाहते थे अपना, इसलिए उन्होंने लोकसभा में इसलिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने देखा, एनालाइज किया चुनाव के बाद कि इसका उन्हें नुकसान हुआ।
उसके बाद आपने देखा कि हरियाणा में भी एक कोशिश हुई कि विधानसभा चुनाव में चलो पहले तो ये हुआ कि जब इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी आई तब उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आप तो कहते थे कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जाएंगे नहीं कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने कहा कि देश बचाने के लिए जो है ये नेशनल लेवल पे गठबंधन हुआ है, जबकि स्टेट लेवल पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ हम अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो है हरियाणा में भी एक कोशिश हुई, विधानसभा चुनाव में बात नहीं बनी। उसके बाद दिल्ली में जब हरियाणा में बात नहीं बनी तो दिल्ली में ऑब्वियसली बात है बात बननी ही नहीं थी। उसके बाद देखा गया कि दिल्ली में कांग्रेस ने जहां पर अच्छा परफॉर्म किया वहां पर आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई, और इस बार अगर आम आदमी पार्टी की हार हुई, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, तो उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है। और चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि भाई इतना सारा कैश में चंदा मिला कांग्रेस को, वो कहां से आया, उसकी जांच बीजेपी नहीं करा रही क्योंकि दोनों ने मिलकर हमें हराने का काम किया। देवेंद्र यादव ने भी एक बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को हराना बहुत जरूरी था अगर आम आदमी पार्टी को हराना था। तो अब जो है ये सारी चीज़ें जो चुनाव के बाद एनालाइज की गई, तब भी देखिए जब ये गठबंधन हुआ था तब भी हम लगातार कह रहे थे कि बेमेल गठबंधन है, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि मौका परस्त गठबंधन था उस समय। अरविंद केजरीवाल पर ये बात तो साफ होती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से कि राजनीति में कुछ भी प्रत्याशित नहीं है। इतनी अप्रत्याशित चीजें आपको राजनीति में देखने को मिलेगी, खासकर दिल्ली की राजनीति में। तो जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है तब से काफी अप्रत्याशित चीजें दिल्ली की राजनीति में देखने को मिली है। वहीं अगर हम पहले भी इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी क्लियर कर चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन का किसी भी रूप में हिस्सा नहीं है, लेकिन विपक्ष के तौर पर जब एकजुट लड़ने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी खड़ी होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ वोट चोरी की। देखिए वो तो संजय सिंह लगातार जो है, जब संजय सिंह ही अगुवाई करते हैं इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने लगातार कहा भले ही इंडिया अलायंस का हिस्सा ना हो लेकिन जो भी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे हम इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। अब देखिए इसका जो अगर एक लाइन का निचोड़ अगर देखा जाए तो महत्वाकांक्षा राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कभी भी कोई भी फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा एम्बिशन किसी से छुपा नहीं है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। अब अगर वो गठबंधन की छत्र छाया में रहेगी तो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे मसलन के तौर पर आप कई सारी पार्टियां देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी को देख सकते हैं कि ये कभी यूपी से ज्यादा बाहर उसका विस्तार नहीं हुआ। बिहार में भी देख सकते हैं, आरजेडी को आप देख लीजिए, कभी बिहार से बाहर का विस्तार नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियां ऐसी है लेकिन जिनका उदय इतना राष्ट्रीय तौर पर नहीं हो पाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इतने छोटे से समय में, देखिए 2 राज्यों में सरकार एक समय पे उन्होंने चलाई। जम्मू कश्मीर में भी उनका विधायक है, गोवा में भी विधायक हैं, गुजरात में भी विधायक हैं। तो इतने कम समय में इतनी सारी जगह विधायक अपने बना लेना, सरकार बना लेना, नेशनल पार्टी खुद को बना लेना, तो ये अरविंद केजरीवाल का एम्बिशन है। ये काबिले तारीफ भी है क्योंकि इतने कम समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी का विकास इतनी तेजी से तो नहीं हुआ है राष्ट्रीय तौर पे। महत्वाकांक्षा है अरविंद केजरीवाल की, और वो अच्छे से समझते हैं कि अगर वो ये गठबंधन वाली पॉलिटिक्स में अगर फंस कर रह गए तो उनका जो एम्बिशन है वो शायद उतनी जल्दी पूरा ना हो पाए जितना अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, राज्य में चुनाव लड़ने का उसने ऐलान किया है। अब आप देखिए अभी बिहार में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वहां पर भी चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया, किसी गठबंधन में नहीं गई। वो चाहती तो अगर वो रिक्वेस्ट करती तो आरजेडी से अच्छे संबंध हैं, अलायंस में जो है वहां पर तो कांग्रेस जो है बड़ा पार्टनर है भी नहीं। आरजेडी को जो है देखना था, फैसला लेना था कि चलो 1-2 सीट जितनी भी आम आदमी पार्टी को देनी है, लेकिन बातचीत ही नहीं हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस से बाहर निकलने के बाद साफ तौर पर यह फैसला वो ले चुके हैं कि अब भले ही समय लगे लेकिन आम आदमी पार्टी अब हर राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, पार्टी का विस्तार करेगी और देश को एक वैकल्पिक तीसरा विकल्प जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं वो देगी। और यही वजह है कि उन्होंने इस बार साफ तौर पर कहा कि कभी भी अब कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। तो वही दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, उसके जो रिजल्ट रहे वो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नहीं रहे। उससे अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ। और दूसरा एम्बिशन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा, अगर वो इंडिया किसी भी गठबंधन के तले रहेंगे तो कहते हैं ना कि बड़े पेड़ की छांव में अगर कोई पौधा होता है तो ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाता, उसकी पहचान नहीं बन पाती।
तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी शायद दिल्ली पंजाब तक सिमट कर रह जाएंगे अगर जी, गठबंधन लेकिन पॉलिटिक्स में और रहेंगे देखना तो। दिलचस्प होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं, हाँ। अपने बोल्ड फैसलों के लिए। तो ये जो फैसला अब अरविंद केजरीवाल ने लिया है, क्या इसका फायदा जो देश भर में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां अगर इसका फायदा होता है तो अरविंद केजरीवाल यकीनन इसे कंटिन्यू करेंगे और कांग्रेस के साथ बिल्कुल। इन फ्यूचर तो कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। फिलहाल अब हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि क्या आम आदमी पार्टी अब देश भर में कई राज्यों में दलित पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ उसको हम आपको विस्तार से बता दें, उसका एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जूतने फेंकने की कोशिश की गई, उन पे हमले की कोशिश की गई, जिसकी देश भर में निंदा की जा रही है। तमाम PM मोदी के साथ साथ देश के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने इस घटना की निंदा की और अरविंद केजरीवाल इस घटना को एक अलग ही राजनीतिक मोड़ देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से ये 6 अक्टूबर की ये घटना है और जब से ये घटना हुई है तभी से लगातार वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव है। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट सड़कों पर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी द्वारा कई FIRs भी की गई हैं इसी मामले से जुड़ी हुई। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने आज एक वीडियो बयान भी जारी किया है और ये तक कहा है कि उनका खून खौल रहा है जिस तरह से BR गवई पर हमले की कोशिश की गई। यहाँ पर वो हर बार अपने सोशल मीडिया के अगर ट्वीट की बात की जाए या अपनी वीडियो मैसेज की बात की जाए या फिर जो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, हर किसी चीज में एक शब्द जो कॉमन है वो है दलित चेहरा। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये शब्द दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल दलित पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जो बताया कि जो CGI पर जूता फेंकने वाला जो मामला है उस पर अगर सबसे ज़्यादा कोई आक्रामक रुख अपनाए हुए है पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे हैं। वीडियो भी आज उन्होंने बनाया 3 मिनट का और उस पर जो है साफ तौर पर गुस्सा जाहिर किया। उसके साथ देखिए 2 मामले हैं क्योंकि CGI कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब उनके साथ जो शब्द जोड़ा जा रहा है कि उन बार बार ये बताया जा रहा है, मैसेजिंग की जा रही है कि वो दलित हैं इसलिए उन पर ये जूता फेंका गया और ये एक सामंतवादी सोच का जो है रिजल्ट है। सामंतवादी सोच जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद कई सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके गले में एक हांडी जो है लटकाने वाली एक मॉफ वीडियो बनाकर वायरल कराने लगे और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि भाई दलित जो है उनका काम यही है। जैसे पहले होता था कि दलितों के गले में एक हांडी लटका दी जाती थी ताकि वो थूके भी तो ज़मीन पे ना थूके, उस हांडी में थूके। तो इतनी नफरत वाली जो सोच थी, सामंतवादी सोच, तो उसको जो है दोबारा से सोशल मीडिया पर हाईलाइट किए जाने लगा। अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक कह सकते हैं कि नेताओं को जब भी कोई मौका मिलता है तो वो अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब इस समय देश की राजनीति में जो दलित पॉलिटिक्स का जो वैक्यूम है वो खाली है क्योंकि इस देश में जो दलित की जो पॉलिटिक्स करती हैं मायावती, वो बहुत सालों से जो है इनएक्टिव हैं। हालांकि अब वो एक्टिव हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही जब दिल्ली में उनकी सत्ता आई तो उन्होंने, आपको याद होगा कि अपने ऑफिस में और सभी जगह ये फरमान जो है जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि भाई भगत सिंह और अंबेडकर की फ़ोटो होगी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उसके पीछे का मजमून क्या है, सियासत क्या है, वो तो समझाएंगे ही, लेकिन अब कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा कि एक हार बहुत कुछ बदल देती है, तो अरविंद केजरीवाल को भी ये समझ में आ गया है कि दलित पॉलिटिक्स इस देश में कितना ज़रूरी है, दलित को साथ लेकर चलना अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा और आगे बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है। वो अरविंद केजरीवाल ने शायद राहुल गांधी या कांग्रेस से सीखा है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा कैंपेन संविधान बचाओ को लेकर था। 2024 लोकसभा की लगातार वो दलितों की बात कर रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया कि
मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता थी वो इनएक्टिव थी, तो दलितों को लगा कि भाई अब हमारा नेता हम किस में देखें, तो उन्होंने राहुल गांधी में देखा, यूपी में अखिलेश यादव को देखा अपना नेता, वहां उनका वोट गया, नेशनल लेवल पे कांग्रेस को गया, यूपी में अखिलेश यादव को गया, और यहीं से जो बीजेपी की हार हुई यूपी से, तो वो जो है बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई और कांग्रेस जो है वो ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई, 100 उसकी लोकसभा सीटें हो गई। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एनालाइज किया, और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई, अब उसकी सियासत का मजमून हम समझा देते हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए ज़रूरी इसलिए भी है दलित पॉलिटिक्स, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उनका बहुत बड़ा स्टेक है जी। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई 2013 में, तब जो है दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं, उसमें से 8 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती थी जब उनकी 28 सीटें आई थी। 2015 में पूरी की पूरी 12 की 12 अरविंद केजरीवाल ने जीती, 2020 में भी 12 की 12 अरविंद केजरीवाल ने जीती। अच्छा, मायावती भी एक प्लेयर हुआ करती थी दिल्ली की पॉलिटिक्स में, क्योंकि दिल्ली में दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि जब 12 सीटें जब आरक्षित हैं तो दलित अच्छी खासी संख्या में हैं। तो वो मायावती का सारा जो वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि दलित जो है दिल्ली में, जब मायावती 2012 में जब उनकी सरकार गई तो मायावती इनएक्टिव होती चली गई, तो 2013 में अरविंद केजरीवाल को विकल्प के तौर पर देखा दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल को ये जो सारा दलित का वोट है दिल्ली में मिलता चला गया, तो वो लगातार सरकार बनाते चले गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ कि 12 में से 12 की 12 सीटें अरविंद केजरीवाल जीतते रहे, लेकिन इस बार उन्हें दलितों ने वोट तो दिया लेकिन वो बट गया, 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वोट है वो छिटका काम। मुख्यमंत्री भीम योजना जो है अरविंद केजरीवाल ने चलाई, अब उसका जो है अब पंजाब की अगर हम बात कर लें तो पंजाब में भी 117 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से 34 सीटें रिजर्व हैं, और शायद 24 से 26 सीटें 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीती थी। 40% जो है वहाँ पर वोटर है वो दलित है, और दलित ऐसा वोट है जिस भी साइड वो जाता है, एक तो वो फिक्स नहीं है। दिल्ली और पंजाब की बात करें तो, यूपी में अगर हम छोड़ दें तो दलित वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता रहता है। अब अरविंद केजरीवाल की नज़र है कि इस दलित वोट को एक मुश्त अपनी साइड कर लिया जाए, दलितों का रहनुमा बनकर कि ताकि ये मैसेजिंग की जा सके। जी बिल्कुल दिनेश, ये जो आपने आंकड़े बताए उसके साथ साथ दिल्ली में वोट छिटकने का डर अरविंद केजरीवाल को इस वजह से भी है क्योंकि पार्टी के कई टॉप लीडर्स जो दलित लीडर्स के तौर पर उनकी पहचान रही है। राजेंद्र पाल गौतम की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2022 गुजरात चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और उसके कुछ समय बाद देखा कि राजेंद्र पाल गौतम ने अपना सीट से ही, अपना पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया और अब वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इसके साथ ही राखी बिरला भी एक बड़ी चेहरा है आम आदमी पार्टी की, डिप्टी स्पीकर रही है वो दिल्ली विधानसभा में और मंत्री भी रह चुकी है, लेकिन इस बार राखी बिरलान भी विधायक नहीं है, वो अपनी सीट नहीं बचा पाई है। कुलदीप कुमार कोंडली से विधायक तो हैं और लोकसभा में अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो ईस्ट दिल्ली की जो सीट है लोकसभा की वहां से कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन कुलदीप कुमार वो चुनाव हार गए थे और ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा दलित वोट है, सबसे ज्यादा दलित वोट है और आम आदमी पार्टी ने जिस पर भरोसा जताया वहां से उन्हें वो भरोसा वापस नहीं मिला, जिसकी वजह से भी अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा डरे हुए हैं फिलहाल तो दलित वोट बैंक को लेते हुए। यही समस्या अरविंद केजरीवाल के पास इस समय सिर्फ एक ही है कि उनके पास उस दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए कोई नेता नहीं है, ना नेशनल लेवल पे है ना स्टेट लेवल पे कोई नेता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो दलित के वोट को कंसोलिडेट किया जा सके। कुलदीप कुमार को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप देखते होंगे दिल्ली में जब भी दलितों के खिलाफ कोई मामला आता है या कोई अत्याचार का मामला निकल कर सामने आता है तो कुलदीप कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। और अब भी देखा गया है सीजीआई पे जो हमला हुआ है सबसे ज्यादा आक्रामक कोई आम आदमी पार्टी का चेहरा नजर आ रहा है तो वो कुलदीप कुमार ही है। मैसेजिंग की लड़ाई है ना कि भाई अगर दलितों का वोट बैंक आपको लेना है तो
दलित जो है वो पार्टी देख के वोट नहीं देता, जी। वो चेहरा देख के वोट देता है, नेता जिसको अपना नेता माने और जो उनकी जाति का नेता हो, उनकी जाति के बीच का नेता हो। अब आम आदमी पार्टी के पास राजेंद्र पाल गौतम थे, वो नहीं है। जब उन्हें मंत्री पद से निकाला गया तो उन्हें अपमानित सा महसूस, उन्हें लगा कि भाई मुझे अपमानित किया गया है और मैं अगर पार्टी में रहते हुए अपने समाज के लिए नहीं बोलूँगा तो फिर मेरा ऐसी पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा। वो कांग्रेस की तरफ चले गए। हो सकता है कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिला हो, आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हुआ। आपने जो बताया, राखी बिरलान जो है अपना चुनाव हार गई, कुलदीप कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए गठबंधन होने के बावजूद। ईस्ट दिल्ली से जहां पर सबसे ज्यादा दलित वोट है, सबसे ज्यादा दलित वोट है। और केजरीवाल ने जब ये नाम अनाउंस हुआ था, स्पेशली कुलदीप कुमार के लिए एक वीडियो भी जारी की थी और उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था कि कोई ना जीते कुलदीप कुमार सब सर्वे में भी निकलकर यही आ रहा था कि शायद ये वाली सीट निकल सकती है। और जब नतीजे आ भी रहे थे ना, उस दौरान भी कुलदीप कुमार के अपोजिट जो थे, काफी टाइम तक, कई फेज की काउंटिंग तक कुलदीप कुमार भी आगे रहे। बिल्कुल। तो अब जब सरकार बदली तो आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया कि देखिए कि अंबेडकर की फोटो जो है वो ऑफिस से हटा दी गई हैं, सचिवालय से हटा दी गई हैं, सीएम ऑफिस से हटा दी गई हैं। अब वही जो हम घूम फिर के बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि दलित पॉलिटिक्स का जो वैक्यूम है उसको वो भरना चाहते हैं जी। क्योंकि उन्होंने देखा इस लोकसभा चुनाव में कि दलित वोट बैंक जो है वो अपना नेता ढूंढ रहा है ना, वो राहुल गांधी के पास जा रहा है, राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट दे रहा है, अखिलेश यादव को वोट दे रहा है, जिससे 36 का आंकड़ा था जी। कि जो है कभी जो दलित हैं यूपी के वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार वोट दिया। बिना उनके वोट के समाजवादी पार्टी जो है वो 43 सीटें नहीं जीती जी। और अब अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस समय तो अरविंद केजरीवाल की मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, पंजाब का चुनाव जीतना। पंजाब में तो 40% दलित वोटर है, 117 में से 34 सीटें रिजर्व हैं। और आप 2017 का चुनाव हो, चाहे 12 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 22 का, पंजाब का जी। दलित सीटें जिसने निकाली, यानी दलित वोट जिसको मिला, वहां उसी पार्टी की सरकार बनी। 7 से लेकर जो है 17 तक 10 साल अकाली दल की सरकार रही, अकाली बीजेपी की। दलित जो है दलितों ने वोट दिया। उसके बाद 17 से 22 कांग्रेस की सरकार रही, वहां पर भी 20 से ज़्यादा सीटें, जो 34 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर जो है कांग्रेस को दलितों ने वोट किया। 2022 के चुनाव में इन 34 में से शायद 25-26 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से जानते हैं कि अगर पंजाब में दोबारा सरकार रिपीट करनी है तो दलित वोट को अपनी साइड कंसोलिडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, कि पंजाब में भी दलित वोटरों के पास कोई नेता नहीं है अपना जिसको वो अपना नेता माने। ना कांग्रेस है, ना अकाली है, लेकिन वो देखते हैं कि भाई कौन हमारी बात रख रहा है, कौन हमारे मुद्दे उठा रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है, तो वो उसकी तरफ जाते हैं। तो यही मैसेजिंग की लड़ाई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल खुद, आम आदमी पार्टी तो है ही लोकल लीडर से लेकर बड़े नेता, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद इस मामले में इसलिए हमलावर हैं क्योंकि, और पंजाब से देखिए, पंजाब पुलिस ने 100 से ज्यादा FIR भी रजिस्टर्ड की है CGI वाले मामले। हाँ, तो क्या ये बिना अरविंद केजरीवाल के परमिशन के हो रहा है? क्या नहीं हो सकता ना। तो यही मैसेजिंग की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल खुद को दलितों का रहनुमा दिखाना चाहते हैं, खासतौर पर पंजाब में, क्योंकि 1-1.5 साल बाद चुनाव है जी। तो लेकिन सिर्फ पंजाब ही नहीं दिनेश, उत्तर प्रदेश भी अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने वहां पर अपने सबसे भरोसेमंद साथी संजय सिंह को फिलहाल उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी हुई है और वो बखूबी निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कितने आक्रामक अंदाज में संजय सिंह वहां पर नजर आते हैं। दिलीप पांडे भी जो दिल्ली के लीडर हैं, वो भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मायावती पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। मायावती का क्या एंगल रहा है अब तक उत्तर प्रदेश में, और अरविंद केजरीवाल वहां पर दलित वोट बैंक को कैसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताइए। देखिए, अभी
बिल्कुल। अब पूरे देश में, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है कि वो किसी एक स्टेट भर में सीमित नहीं है ना, उस पर जो भी एक्टिविटी होती है वो पूरे देश में फैल जाती हैं। तो ये पूरे देश में मैसेजिंग तो बिल्कुल जाएगी कि देखिए सीजीआई वाले मामले में और जो बार बार दलित इन्फेस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले और खुद अरविंद केजरीवाल, तो इससे मैसेजिंग तो जाएगी। लेकिन यूपी में आम आदमी पार्टी तो अभी बहुत छोटा प्लेयर है, क्योंकि अगर दलित अपना किसी पर भरोसा जताएगा भी तो बहुत बड़े बड़े पार्टियां हैं। अभी तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, जैसा भी मैंने बताया कि भाई समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट मिला, जो दलित जो है अखिलेश यादव को देखना पसंद नहीं करते, अपना नेता तो छोड़िए उनको, अपना नेता तो बहुत दूर की बात है, उनकी राजनीति को ही पसंद नहीं करते और मायावती को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन उन दलितों ने भी वोट जो है वो अखिलेश यादव को दिया। तो अभी आम आदमी पार्टी तो यूपी में बहुत छोटा प्लेयर है, लेकिन वो ये कि कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए है वो है पंजाब, क्योंकि दिल्ली तो हाथ से निकल गई है। मायावती का ही वोट बैंक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला है, जो है हम 12 सीटों की बात करें, क्योंकि एक समय बसपा के 8 विधायक हुआ करते थे दिल्ली में, लेकिन और वोट 14 से 16% वोट भी हुआ करता था, जो अब खत्म हो गया है बिल्कुल। तो वो सारा वोट ट्रांसफर आम आदमी पार्टी को ही तो हुआ। अब जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई तो मायावती का भी पंजाब में जनाधार रहा है। आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में अकाली दल और बसपा का गठबंधन हुआ था पंजाब में, तो वही वोट बैंक तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने लिया, तभी तो सरकार बनी। लेकिन अभी क्या है कि अभी अरविंद केजरीवाल ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहे। जैसे वो 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए थे पूरे 400 से ज़्यादा सीटों पर, तो बड़े सपने नहीं देख रहे इस समय अरविंद केजरीवाल। उनकी कोशिश है, प्लानिंग है कि धीरे धीरे वो राज्यों में पार्टी का विस्तार करें, संगठन। लेकिन जो अब उनके हाथ से वो फिसलने नहीं देना चाहते वो है पंजाब। और पंजाब को, और ये अग्नि परीक्षा भी कही जाएगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली की हार के बाद सिर्फ इकलौता राज्य जो है पंजाब है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, और फिलहाल अरविंद केजरीवाल की साख भी पंजाब ही है। और यही देखा गया था कि दिल्ली चुनाव में हार के बाद वो राजनीतिक कार्यक्रमों से इनएक्टिव हो गए थे, जिसके बाद जब वो एक्टिव हुए हैं तो सीधा वो पंजाब पहुंचे हैं। तो देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्या है ना कि वो इतने चालाक नेता हैं कि अभी उनको शायद कोई मतलब उनको समझना बहुत मुश्किल है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो अब हम वही है कि सियासी कैलकुलेशन करके उसका एक सार निकाल सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसा आंकड़ों के माध्यम से। तो पंजाब की हमने जो बात कही कि अगर पंजाब को दोबारा अरविंद केजरीवाल को जीतना है तो उसके लिए दलित वोट बैंक कितना ज़रूरी है, ये तो हमने बताया जी। अब शायद क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो ये समझ चुके हैं कि भाई सबसे पहला तो आप सीधा देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते ना, उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल की एक ये भी शायद पॉलिटिक्स हो सकती है इस दलित पॉलिटिक्स की वैक्यूम को भरने के पीछे की सबसे पहले तो कांग्रेस की जगह ली जाए जी, मेन अपोजिशन में आया जाए। अब उसके लिए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है वो अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अभी वो दलितों की बात करते हैं, दलित रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कभी भी अगर जाति को लेकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम फॉरवर्ड राजनीति करते हैं, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल। लेकिन अब वो दलित इन्फेस कर करके सीजीआई को जो है ये वाला मामला जो है उस पर लगातार बयान दे रहे हैं। तो जो आम आदमी पार्टी, जिसके आम आदमी पार्टी के बायो में भी लिखा हुआ है कि वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, तो लगातार जो है दलित कह कर तो वही जो है हमने बात कही कि कोई विचारधारा देखिए आम आदमी पार्टी की है ही नहीं। ये हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क रहता है। कई बार आम आदमी पार्टी वो खुद ही कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कि भाई हमारी कोई विचारधारा है ही नहीं, हम तो स्कूल, अस्पताल, इन सब की राजनीति करते हैं और ये जाति धर्म वाली राजनीति हम नहीं करते। लेकिन अब अच्छे से अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि एक स्टैंड लेना पड़ेगा विचारधारा को लेकर भी, और यही वजह है कि वो लगातार दलितों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं अच्छे से कि राहुल गांधी ने ये दलित और संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय का मुद्दा पकड़ के जो है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका फ़ायदा भी उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला और अब जो है आगे भी
कई भी जो सर्वे निकल कर आते हैं उसमें भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा हो रहा है। जी। तो वो अब समझ गए हैं कि ये जाति वाले कार्ड पर आना पड़ेगा और दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। अगर देश में विकल्प बनना है, कांग्रेस का विकल्प लेना, कांग्रेस की जगह लेनी है और एक दूसरे विकल्प के तौर पर अगर देश को अपने देश के सामने खुद को रखना है, तो फिर एक बड़ा जो मैसिव वोट बैंक है उसको अपनी तरफ केटर करना पड़ेगा। इस देश में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो ओबीसी के बाद दलितों का ही आता है और दलितों के बिना सरकार कोई भी पार्टी नहीं बना सकती, किसी भी राज्य में नहीं बना सकती, ना देश में बना सकती है। तो ये शायद एक अरविंद केजरीवाल की इसलिए पॉलिटिक्स हो सकती है जो लगातार वो सीजीआई के मामले को दलित से जोड़कर, हाँ BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो दलित हैं लेकिन वो पावरफुल व्यक्ति भी हैं। तो जो पंजाब सरकार ने जो FIR कराई तो एक्शन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया, न्यायालय में ही जो खुद लोगों को न्याय देती है, तो वो भी उस व्यक्ति पर, उस वकील पर एक्शन ले सकती थी, लेकिन उस अदालत ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब रहनुमा बनने की पॉलिटिकल पार्टी है। BR गवई ने खुद ही कहा है कि वो इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। तो आप सोचिए ना कि जिस पर अटैक हुआ वो व्यक्ति जो है शांत है, चुप है, इस मामले को तूल नहीं दे रहा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं दलित पॉलिटिक्स का ही कनेक्शन है कि इसके जरिए जो है वो दलित पॉलिटिक्स को साधा जा रहा है ताकि फ्यूचर में फायदा मिल सके। जी बिल्कुल। और आज सियासी संवाद में 2 मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन उनका केंद्र एक ही थे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। और देखना होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो कि अब पूरी तरह से मना कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से, क्या इन फ्यूचर वो देखने को मिलेगा या फिर ये अपने स्टैंड पर क्लियर रहेंगे। दूसरी बात रही दलित वोट बैंक को साधने की, तो चुनाव नजदीक है और देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये दलित वोट बैंक वाला कार्ड काम आता है या फिर नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।